मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल। हमने अभी तक एक स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन किया है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने किया है। मतलब जब चार्ज स्फेरिकली वॉल्यूम में सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर क्या होता है, और जब चार्ज सिर्फ सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब पोटेंशियल की बात करेंगे, तो पहले हम शेल की वजह से पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, समझे? तो इसमें पहले मैं एक शेल बना लेता हूं। ये शेल है, ठीक है। स्फेरिकल शेल है ये। थोड़ा अच्छे से इसको और बना लेते हैं। देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इस पे सिग्मा। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट्स रेडियस इज आर, इसकी रेडियस आर है। क्लियर? तो अब इसकी वजह से बाहर और अंदर मान लेते हैं एक पॉइंट ये है P, आर पी इसका पोटेंशियल, सॉरी लोकेशन आर पी, और ये पॉइंट Q, तो पॉइंट Q इसकी लोकेशन आर क्यू। पॉइंट P पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो कैसे आएगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फिर से मैं डायरेक्ट KQ/R तो यहां नहीं लगा सकता। पॉइंट P के चारों ओर चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ है। इससे क्या मतलब है? पॉइंट P से चार्ज की डिस्टेंस अलग अलग है। ये चार्ज बहुत ज्यादा करीब है जो यहां होगा, जो ये चार्ज है यहां वो कुछ डिस्टेंस पे, और ये सबसे ज्यादा दूर, फिर डिस्टेंस कम होने लगेगी। मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वे में यहां फैला हुआ है उससे चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से सेम नहीं है। क्लियर? तो मैं KQ/R फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं। तो यहां मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से। वो अच्छा तरीका क्या है? देखो ये सेंटर है, CP/RP, रेडियस R है इसकी। मैं जानता हूं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। पोटेंशियल के बारे में यदि नहीं सोच पाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते से पोटेंशियल पे जाते हैं। वो क्या है? -del/del R बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं लिखूंगा -del/del R बराबर 0, यानी V इज कांस्टेंट। ये मैं बोल सकता हूं V इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो डेफिनेटली V कांस्टेंट आएगा R के रेस्पेक्ट में। सेंटर से मैं यदि यहां तक जाऊंगा, सेंटर से यदि मैं आगे जाऊंगा तो मुझे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, V कांस्टेंट आएगा, डेल्टा V 0, ये बोल सकते हो। क्लियर? अब जरा आप मुझे ये बताओ, यदि आप इस पॉइंट पर हैं, ये तो पॉइंट P है, इस सरफेस पर है यहां, तो यहां पोटेंशियल कितना लिखोगे? इस पॉइंट पर, सरफेस पर। अब इस पोटेंशियल पर कमेंट करने के लिए मैं ऐसे सोचूंगा कि मैं जानता हूं कि जब मैं बाहर होता हूं सरफेस पर या सरफेस से दूर होता हूं बाहर, इस केस में, शेल के केस में, तो मैं पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आती है कि आप पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। क्लियर? इसका मतलब
बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल भी इस प्रकार से आएगा कि आप पूरा चार्ज सेंटर में रखा हुआ मान सकते हो। आई बात समझ में? इस पॉइंट Q पर यदि आप पोटेंशियल पे कमेंट करना चाहते हो तो पूरे चार्ज को सेंटर में माना जा सकता है। तो पॉइंट Q पर पोटेंशियल तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि टोटल चार्ज बाय टोटल डिस्टेंस, Q तक की टोटल डिस्टेंस, और Q तक की टोटल डिस्टेंस क्या है? CQ। के टोटल चार्ज कितना आएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? आर क्यू, क्यू तक की डिस्टेंस सेंटर से। यानी बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने के लिए आप पूरा चार्ज सेंटर में मान सकते हो। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि यदि कोई पॉइंट है सरफेस वाला पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल आप क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर, ये लिखोगे पॉइंट ए का पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो एक तो ये मैं लिख देता हूं यहां के क्यू बाई आर। अब यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पॉइंट ए से मैं अंदर जाऊंगा, यदि अंदर, तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ए से यदि अंदर जाओगे आप तो पोटेंशियल आपको क्या मिलना चाहिए? सेम जो ए का है, क्योंकि आप जानते हो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझे? तो यहां 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 हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। कितना आएगा? वो जितना ए का पोटेंशियल है, यानी के क्यू बाई आर। तो ये एक अलग तरीका है, ये अलग स्टेटमेंट है, मैंने बोला। अब दूसरा स्टेटमेंट, आप पॉइंट सी के पोटेंशियल पे कमेंट करो। पॉइंट सी का पोटेंशियल क्या आएगा? पॉइंट सी के पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट सी से ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस। तो सी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट सी का पोटेंशियल के टोटल चार्ज बाय आर से निकाला जा सकता है, इक्वल डिस्टेंस आर है। तो यानी यहां आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि क्यू टोटल बाय आर। तो पॉइंट सी का पोटेंशियल के क्यू बाई आर आएगा, वही जो पॉइंट ए का है। समझे? तो आप इसके अंदर दो तरीके से सी तक जा सकते हो। एक तो डायरेक्ट सी पर क्या बोलोगे कि पॉइंट सी का पोटेंशियल के क्यू बार आएगा, क्योंकि हर एक चार्ज इक्वल डिस्टेंस आर पर है। तो तब मैं क्या लगा सकता हूं? के क्यू बाई आर, भले ही सिमेट्रिक हो, भले ही डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। अगर पॉइंट चार्ज होता है तो भी के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगाते हैं, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन कैसे? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से हर एक चार्ज की डिस्टेंस सेम है, तो भी के क्यू बाई आर लगाया जा सकता है। अब मैं जानता हूं कि सी का पोटेंशियल मेरे पास है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अब आप सी से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाओ, पोटेंशियल सेम रहेगा। यानी हर एक पॉइंट में पोटेंशियल कितना रहेगा? के क्यू बाई आर। अंदर अंदर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल के क्यू बाई आर रहेगा। यानी आप सी से चाहे पी पर जाओ, पी से चाहे ए पर जाओ, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिलेगा? के क्यू बाई आर। लेकिन ए से आगे चलने लगोगे तो आप बाहर जा रहे हो, तो अब पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो डेल वी बाई डेल आर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो पोटेंशियल में कमी आने लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई कमी नहीं आएगी, इसका मतलब सेम पोटेंशियल रहेगा। लिख देंगे यहां कांस्टेंट पोटेंशियल। अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा, के क्यू टोटल बाय उस पॉइंट की सेंटर से आर, कोई डिस्टेंस है, के क्यू बाय आर कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट पोटेंशियल के क्यू टी बाई आर, आर इसकी रेडियस है। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या मिला आपको? के क्यू टोटल बाई आर, क्योंकि पी भी अंदर है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू टी बाई आर आएगा। समझे? इस तरीके से आप शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कमेंट कर सकते हैं। अब शेल के बाहर मैं बता चुका हूं, हर एक पूरे के पूरे चार्ज को आप सेंटर में मान सकते हो। यदि आप शेल से बाहर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना चाहते हो तो Q के लिए आंसर आएगा के क्यू टी बाई सी क्यू। क्लियर? मतलब Q तक की डिस्टेंस।
समझे ना, सेंटर से। ये बाहर वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेशन होगी। बाहर वेरिएबल होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल आएगा, लेकिन अगर अंदर हैं आप, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल KQT/R आएगा कांस्टेंट, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल आपको बताऊंगा, सुनो नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा, देखें। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल calculation of potential inside and outside of spherical volumetric uniform charge density। इंपॉर्टेंट चीजें काफी है जो मैं बता रहा हूं आपको। मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस R है, स्फीयर, इसकी रेडियस R। मुझे बताना है कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा यदि चार्ज इसके वॉल्यूम में सिमेट्रिकली फैला है। यदि चार्ज इसके वॉल्यूम में सिमेट्रिकली फैला है। यहां चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, देखो एक पॉइंट तो यहां ले लेता हूं मैं x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, x डिस्टेंस, और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं मैं Q। पॉइंट P और Q पर दोनों पर ही पोटेंशियल पे कमेंट करना है मुझे। तो एक बात बताऊं आपको मैं कि अगर आप बाहर हैं तो आपने कल ये प्रूव किया था कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आता है कि ये पूरा चार्ज आप सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है पोटेंशियल। आप ये कह सकते हो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल होगा, जहां पोटेंशियल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझे, मतलब उस रीजन की बात कर रहा हूं मैं, उस पूरे रीजन की। अगर रेट है, रेट ऑफ चेंज है, पोटेंशियल यदि चेंज हो रहा है, अगर पोटेंशियल में चेंज की रेट है, ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है किसी रीजन में, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 100%। किसी रीजन में यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू ई। या अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल यू बाई डेल आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे, तो जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं भी रीजन में पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ये पूरा चार्ज सेंटर पे माना जा सकता है, मानना पड़ता है कि ये पूरा का पूरा चार्ज मैं सेंटर पे मान सकता हूं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, तो मैं बाहर पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए भी ये पूरा चार्ज सेंटर पे मान सकता हूं। आई बात समझ में? तो पॉइंट Q पर पोटेंशियल तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि Q टोटल बाय R। ये सेल में भी सेम था और यहां भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये चीज आसान है, बाहर पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान बात है। समझे ना। R कौन सा? कंप्लीट डिस्टेंस, मुझे CQ बोलना चाहिए, CQ सेंटर से पॉइंट Q की डिस्टेंस। क्लियर। अब मैं अगर अंदर हूं इसके तो किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, वहां कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वेरिएबल। कैसे? ρx/3ε0। अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होता है अंदर। क्यों? क्योंकि यहां
इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इस केस में स्फीयर के अंदर सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो आएगा वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालोगे, जैसे मैंने पीछे किया। शेल में भी क्या किया मैंने, E लिखा, E बराबर 0, फिर E को क्या लिखा, माइनस डेल बाई डेल आर बराबर 0। यहाँ भी वही करूंगा मैं। यहाँ E बराबर क्या आएगा, रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, फिर E को लिखूंगा मैं माइनस डेल बाई डेल एक्स। यही मैं यहाँ करूंगा, देखो कैसे करने जा रहा हूँ। We know inside the sphere electric field will be E is equal to rho x by 3 epsilon naught. Rho is the uniform density, volumetric density. Rho is uniform volumetric density. Now del U by del x, we know the gradient of potential with x minus del U by del x will be electric field, minus del U by del x will be electric field, rho x by 3 epsilon naught. अब x को इधर लेके जाते हैं, del v इधर रखते हैं, तो आएगा माइनस रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डेल v, सॉरी डेल x, ये आ जाएगा। इसको उधर सोल्व करता हूँ, आएगा माइनस डेल v बराबर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए मुझे लिमिट पता होना जरूरी है। अगर लिमिट नहीं पता है तो यहाँ के बाद में सोल्व नहीं कर पाऊंगा, लिमिट पता होना जरूरी है। लिमिट कैसे, कि x को अगर मैं r रख दूं, यानी ये पॉइंट P कहां हो जाए, यहां हो जाए सरफेस पर। और सरफेस के लिए रूल क्या होता है, आप सरफेस पे हो या सरफेस के जस्ट बाहर हो। सरफेस पे होने का मतलब क्या है, सरफेस से जस्ट बाहर, समझे। तो यदि आप सरफेस पर हो या सरफेस के बाहर हो तो आप पूरा चार्ज कहां मान सकते हो, सेंटर पे। पूरा का पूरा चार्ज कहां मान सकते हो, सेंटर पे। और फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो के क्यू बाई आर पोटेंशियल के लिए। तो यानी x बराबर यदि r है तो पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल आएगा के क्यू टोटल बाय आर। और यदि आप अंदर हो किसी पॉइंट x पर तो पोटेंशियल आएगा पॉइंट P का पोटेंशियल, क्योंकि x किसकी लोकेशन लिखी हुई मैंने, पॉइंट P की। आई बात समझ में। अब इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो Vp माइनस, यानी यहाँ आएगा के क्यू टी बाय आर माइनस Vp, इधर ये आएगा बराबर, इधर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। समझ में आई बात। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैं सॉल्व कर देता हूं, के क्यू टी बाई आर Vp, ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको मैं QT के टर्म में लिख देता हूं। अगर मुझे पता है कि ये टोटल चार्ज QT है, टोटल चार्ज QT है, तो यहां लिखा जा सकता है कि QT बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो इस 3 से ये 3 गया, ठीक है। और देखते हैं क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां के लिख दूंगा मैं, तो के क्यू टी बाय आर माइनस वीपी इज इक्वल टू, इसके साथ आएगा के क्यू टी, क्योंकि के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आ जाएगा आर क्यूब, 2 भी आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास मिलेगा, यहां आएगा
एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू टी, आर स्क्वायर है आर क्यूब है तो 2r नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो नीचे r बचेगा। तो यहां से अब मैं लिख सकता हूं Vp बराबर, इसको इधर इसको इधर इसको इधर, के क्यू टी बाय आर प्लस के क्यू टी बाय 2r, और ये आएगा माइनस के क्यू टी बाय 2r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो Vp जो आएगा यहां आएगा के क्यू टी 3r स्क्वायर बाई आर क्यूब, 3k क्यू टी बाई आर आएगा तो मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, और यहां आएगा के क्यू टी बाय 2r क्यूब एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसमें कॉमन क्या लिखा जा सकता है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है के क्यू टी बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Vp, एक बार मुझे फिर से कैलकुलेशन देखने दो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बिल्कुल यहां 2b आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो यहां 2b आएगा, और फिर मैं कॉमन लूंगा तो 2r क्यूब यहां से आएगा, के टी ऊपर से आएगा तो ये बचेगा। ये फाइनल इक्वेशन है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के अंदर पोटेंशियल आता है के क्यू टी 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बहुत कम लोग इस इक्वेशन को याद रखते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो आप याद रखना इस पूरे डेरिवेशन को, समझे। बाहर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूं, अंदर कैसे करते हैं ये है, क्लियर।